तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फाइनली बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे हमारा ईटीसी हो, चाहे हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो, चाहे हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और देखो, ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता रहता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। लास्ट 24 आवर से हम कंटिन्यूसली इसी पे काम कर रहे हैं और हमने पूरी कोशिश करी है इसको थोड़ा सा सिंपल करने की, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की। बाकी देखो, आज की वीडियो देखते समय आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है बीच में आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन वीडियो एंड होते होते आप लोग को हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने पास्ट में चलना पड़ेगा। पास्ट में मतलब जहाँ से हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो रही थी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो हमारा पहला स्टेप था वो हमारा था ग्लाइकोलिसिस पाथवे। अब ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर क्या हो रहा था, जो हमारा ग्लूकोज था वो हमारा कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में। अब देखो, जब हमारा ग्लूकोज यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी 2 एटीपी थी वो हमारे पहले दोनों स्टेप में कंज्यूम हो जा रही थी। तो अगर हम लोग नेट एटीपी की फॉर्मेशन की बात करें तो हमारा 2 नेट एटीपी फॉर्म हो रहा था और 2 हमारा एनएडीएच फॉर्म हो रहा था। अब देखो, एनएडीएच भी हमारा एटीपी का ही फॉर्म है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट हमारा सिर्फ 2 ही एटीपी फॉर्म हो रहा था, है ना। और 2 एटीपी और बाकी जो एटीपी थे वो हमारे एनएडीएच के फॉर्म में फॉर्म हो रहे थे। कितना एनएडीएच? 2 एनएडीएच। इतना तो क्लियर है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो यही जो हमारा पायरुवेट था ये हमारा आगे चल के यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा था हमारा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइमे में। और ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइमे है, अब ये हमारा पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में। अब सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग को याद हो तो सिट्रिक एसिड साइकिल में देखो, एक हमारा फॉर्म हो रहा था जीटीपी और एक हमारा फॉर्म हो रहा था एफएडीएच2 और 4 हमारे फॉर्म हो रहे थे एनएडीएच। यानी अगर हम लोग इसमें बात करें तो डायरेक्टली हमारा सिर्फ एक एटीपी फॉर्म हो रहा था, वो भी जीटीपी के फॉर्म में। देखो, जीटीपी को हम लोग डायरेक्ट एटीपी मतलब मान सकते हैं, लेकिन जो हमारा एफएडीएच2 है और जो एनएडीएच है, ये देखो, ये हमारा डायरेक्ट एटीपी का फॉर्म नहीं है। अब यहाँ से हमारा एटीपी मिलता कैसे, तो उसी को हम बेसिकली हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। लेकिन अभी आप लोग सिंपली समझो, इतना तो समझ के ना कि हमारे यहाँ पे 2 एटीपी डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे एक एटीपी डायरेक्ट हो रहा था, बाकी सारे हमारे एफएडीएच2 और एनएडीएच। अब ये एफएडीएच2 और एनएडीएच हमारे एक टाइप के क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं। अभी देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी डायरेक्टली फ्रॉम सबस्ट्रेट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो, यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर अगर हम लोग बात करें अपने सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो देखो, ये जो हमारा 2 एटीपी डायरेक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जब हमारा एटीपी हमें डायरेक्टली मिल जाता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट मतलब कि यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टेप होते हैं ना। ग्लूकोज हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वो सारी चीज़ें हमारी सबस्ट्रेट होती हैं। तो अगर हमारा जो है डायरेक्टली जो है एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है सबस्ट्रेट से, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर है। और अगर हमारा जो एटीपी की सिंथेसिस है वो हमारी जो है एनएडीएच, एफएडीएच2 या फिर जो है एनएडीपीएच, इन सब तरीक़ों से हो रही है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसी को हम लोग को आज की वीडियो में पढ़ना है। और देखो, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आप कह सकते हो कि हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ही हमें पढ़ना है। यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर का एक टाइप आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। देखो, अभी बस आप लोग चीज़ें समझते जाओ, हम लोग थोड़ा सा पहले बेस को क्लियर कर रहे हैं ताकि आप लोग ईटीसी को बहुत अच्छे से समझ सको, वरना आप लोग समझ ही नहीं सकते। उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो हम लोग हर एक चीज़ को पहले समझ रहे हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा एक वर्ड होता है फॉस्फोराइलेशन, तो इसका मतलब होता है हमारा एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यानी अगर किसी चीज़ में हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जैसे हमारा ग्लूकोज में जब फॉस्फेट अटैच हो रहा था तो हमारा क्या बन जा रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो भी हमारा एक टाइप का फॉस्फोराइलेशन था। जैसे अगर इसके बहुत सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो जब हमारा एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। तो ये भी हमारा एक टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है। अब देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, तो अभी हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं अपने बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पे। अब देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है, तो सबसे पहले ये समझो ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब देखो, ऑक्सीडेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अगर कहीं पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, वैसे हमें इतना जानना नहीं है, ये दोनों हमारे काम के हैं।
अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या फिर जो है हमारे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हमारे केमिस्ट्री में है ना। और अगर रिडक्शन की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो। देखो अभी आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अभी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेसेसरी है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं रहे हो, बट धीरे धीरे सब समझ जाओगे, आई प्रॉमिस सब समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री में तो हमारा सिंपली ये होता है। अब यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हमारा जो है बायोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्लाई होता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। और देखो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, देखो यही दोनों टॉपिक हम लोग को आज पढ़ने हैं। और यही हमारे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के मेन स्टेप्स हैं या फिर मेन कंपोनेंट, जो भी आप लोग बोल सकते हो। अब देखो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अपने NaDH और FADH2 को। देखो इसको आप लोग वैसे तो बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारा NaDH का फॉर्मेशन हो रहा है, FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये हमारे एक टाइप के को एंजाइम होते हैं। को एंजाइम के बारे में भी हमें आगे पढ़ना है, बाकी इतना समझो कि को एंजाइम हमारे एंजाइम की हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारा NAD+ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो इसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब दो न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अगर आप लोगों ने DNA RNA का लेक्चर देखा है तो पता होगा कि जब हमारा यहाँ पे आप लोग को जो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप कहीं भी देखने को मिले, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये हमारा हो गया पेंटोज शुगर एक है ना, और ये हमारा क्या हो गया एडेनिन, हमारा क्या होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, और ये हमारा हो गया फॉस्फेट ग्रुप एक। तो देखो एक हमारा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया वन न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा वाला देखो हमारा ये हो गया, यानी यहाँ पे देखो ये हमारी दूसरी पेंटोज शुगर और ये हमारा दूसरा फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जो हमारा निकोटिनामाइड है ये हमारा कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। देखो अगर याद हो आप लोगों को तो नाइट्रोजनस बेस हमारे 5 टाइप के ही होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन। यहाँ पे निकोटिनामाइड कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखो ये हमारा काफ़ी सिमिलर सा स्ट्रक्चर हो जाता है न्यूक्लियोटाइड के, इसीलिए हम लोग इसको भी एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड, तो हमारे क्या हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन किससे रहे हैं, हमारे निकोटिनामाइड से। देखो ये हमारा, देखो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये हमारा निकोटिनामाइड है, और ये जो हमारा ये वाला है ये हमारा एडेनिन है। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा क्या होता है, ये हो जाता है हमारा यहाँ पे NAD+ का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो हमारा एक प्लस साइन क्यों आ जाता है, क्योंकि जो हमारा निकोटिनामाइड है तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, तो यहाँ पे हमें जो है एक प्लस साइन देखने को, मतलब प्लस चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा NAD+ के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम लोग यहाँ पे NAD+ को 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करवाते हैं, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH और H+ में। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि ये हमारा NADH और H+ हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली NADH2 क्यों नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी मैकेनिज्म आप लोग थोड़ा समझना। देखो ये हमारा क्या होता है, NAD+ होता है ना। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने 2 इलेक्ट्रॉन की, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इस प्लस चार्ज को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फिर से इससे आगे, यानी NAD+ को पहले अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, तो ये हमारा एक हिसाब से कह सकते हो कन्वर्ट हो जाएगा NAD- में, है ना। अब देखो ये हमारा माइनस जब हमारे 2H+ के साथ कंबाइन करेगा, तो देखो यहाँ पे देखो वैसे ये ऐसे इस तरीके से होता नहीं है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो NAD-, अब हम लोग यहाँ पे देखो 2H+, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं H+ और H+, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो एक H+ और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो हमारा क्या हो गया NADH हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अब हमारा एक H+ है, अगर मान लो ये प्लस ना होकर डायरेक्टली H होता तो हम लोग डायरेक्टली इसको जो है लिख देते NADH2, लेकिन चूंकि ये हमारा एक H+ होता है इसलिए हम लोग इसको जो है इस तरीके से लिखते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं NADH और H+। अब देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस H+ को यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है, वैसे लिखना चाहिए, कई बार मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जब NAD+ यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, NADH और H+ में। और यहाँ पे ध्यान से देखना जो हमारा NAD+ है इसमें हो क्या रहा है, हमारा 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है या फिर कह सकते हो गेन हो रहा है। और देखो जब भी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन का गेन होता है तो हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी जो हमारा NAD+ है इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन होकर क्या बन रहा है NADH, यानी कि NADH हमारा जो है एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। और यहाँ पे अगर बात करें NAD+ की तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है,
यानी देखो अगर NADH से हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारा NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऐड कर दें तो NADH में, यानी ये हमारा रिड्यूस्ड और ये हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अपने FAD की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, थोड़ा हमारा NAD+ जैसा ही होता है, तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग जो है अपने 2 हाइड्रोजन यानी 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं तो देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कोई प्लस चार्ज वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली होता क्या है, देखो हाइड्रोजन के 2 प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के 2 माइनस यहाँ पे आपस में मिलकर बैलेंस हो जाते हैं, और सिंपली जो हमारा FAD है, ठीक है, तो सिंपली हमारा FAD यहाँ पे देखो, अब ये H देखो 2H+ के चार्ज हैं, दो माइनस चार्ज हैं, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, यानी अब बचा क्या, बचा हमारा 2H। तो यहाँ पे FAD में हमारा 2 हाइड्रोजन सिंपली आके अटैच हो जाता है, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। अब देखो ये हमारा FADH2 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस चार्ज नहीं था, लेकिन NAD+ हमारा NADH2 में कन्वर्ट नहीं होता है। NADH2 नाम का कोई भी कंपाउंड इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी गलती मत करना। NAD+ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं NADH और H+, ठीक है, जब भी यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है। और FAD की बात करें तो हम लोग इसको डायरेक्टली FADH2 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस चार्ज वगैरह का खेल नहीं होता है। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अभी मिलने वाले हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इन्हीं दोनों से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन लिंक है, यही दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं, आप लोग को याद होगा। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग साथ में बोलते हैं रिडॉक्स, है ना। रिडॉक्स मतलब देखो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। देखो एक चीज़ समझना, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन भी जरूर हो रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो जो हमारा NAD+ है, अगर ये हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो हमारा देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन भी हो रहा है, या फिर अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, अगर हमारा NADH का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं है, ये दोनों एक साथ ही होती हैं, मतलब प्रोसेस अलग है लेकिन हमेशा एक साथ होंगी। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी होगा जरूर, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे अगर हम लोग कुछ अपने रिडॉक्स पेयर्स की बात करें, यानी जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पेयर होते हैं, तो देखो यहाँ पे NAD+ हमारा क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म, NADH रिड्यूस्ड फॉर्म, FAD ऑक्सीडाइज फॉर्म, FADH2 रिड्यूस्ड फॉर्म। उसी तरीके से एक हमारा NADP+ होता है। अच्छा NADP+ क्या होता है, ये जो हमारा NAD+ होता है इसी में हमारा सिंपली जब एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो वो हमारा NADP+ हो जाता है। और ये हमारा कहाँ देखने को मिलता है, ये हमारा देखने को मिलता है हमारे HMP शंट में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे इतना क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा फाइनली बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अब देखो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, शॉर्ट में हम लोग ETC बोल देते हैं, इसकी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो हमारा कुछ इस टाइप का होता है। अब इसमें देखो एक हमारी होती है आउटर मेम्ब्रेन यानी सबसे आउटर वाला पार्ट, और एक होती है हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये देखो कुछ इनफोल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब देखो इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच वाला यानी ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस है, देखो जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो हमारा ETC के बाद देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा देखने को मिलता है हमारे इनर मेम्ब्रेन में, और इनर मेम्ब्रेन में भी कहाँ, देखो अगर इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हम लोग बाहर निकालें तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे कुछ इस साइड में हमें जो है यहाँ पे इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें यहीं देखने को मिलेगा। अब कैसे क्या होगा अभी देख रहे हैं। बाकी अगर मान लो हम लोग इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, ये हमारी देखो ये हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन को अगर हम लोग जूम करें तो देखो हमारी मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की होती है। ये हमारे क्या है, देखो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। आप लोगों को याद होगा हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो ये होता है हमारा फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो इसकी हमारे बाई लेयर यानी देखो एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, तो ये होता है हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारा जो है कुछ इस टाइप का हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आप लोग समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ना ये वाली, इसी के बीच बीच में हमें यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, अपने ETC के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये तो समझ लो इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम लोग इसको नाम से समझे तो यहाँ पे कुछ हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना।
देखो यहाँ पे हो क्या रहा है उसको तो हम लोग यहाँ पे अभी मैकेनिज्म के अंदर ही देखेंगे, लेकिन हम लोग इसको हो क्यों रहा है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका रीज़न हमारा ये है कि देखो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे NADH होते हैं, ठीक है, और जो हमारे FADH2 होते हैं, यानी कि ये जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं। अब देखो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर से हमें ATP मिलता है, हम लोगों ने देखा था, है ना। NADH के अंदर हमारा कितना ATP मिलता है, हमारा 3 ATP मिलता है, अगर हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें। और अगर न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं आप लोग को जो है 2.5 ATP देखने को मिलेगा, ठीक है। और FADH2 की बात करें तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 2 ATP, और न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे 1.5 ATP। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हमारा ATP देखने को तो मिलता है, लेकिन कैसे देखने को मिलता है, यानी कैसे हमारा NADH से ATP का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है हमारे यहाँ पे ETC के अंदर। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हम लोग यहाँ पे अभी तक जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, HMP शंट हो गया, उसके अंदर ये जो हमारा NADH FADH2 बन रहा था, वो सारा हमारा ATP में कब कन्वर्ट होगा, ATP में कन्वर्ट होगा हमारा ETC के अंदर। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो बॉडी में हमारा जो ATP का फॉर्मेशन है वो हमारा फाइनली यहाँ से होता है, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलिसिस और जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है वहाँ से हमारा ATP डायरेक्ट नहीं फॉर्म होता है, डायरेक्ट बहुत कम ही फॉर्म होता है ना, सिर्फ 2-4 फॉर्म होते हैं। जो हमारे बाकी इनडायरेक्ट ATP होते हैं उनसे हमारा ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतना तो समझ गए हमारे कहाँ होता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन में, सॉरी यहाँ पे जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है। तो देखो ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में हमारे कुछ प्रोटीन हो गए। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे ETC के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 4 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये चारों, इन चारों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। और ये चारों हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। देखो यहाँ पे लगभग सारा ही पार्ट हमारा प्रोटीन का होता है, सिवाय हमारे इस को एंजाइम क्यू के, जो कि हमारा थोड़ा सा लिपिड नेचर का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो को एंजाइम क्यू है, जो साइटोक्रोम C है, ये हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारा सिर्फ नॉर्मल कह सकते हो कि हमारे को एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स है ना, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इतना तो आप लोग समझ गए ना कि हमारे ETC के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स। देखो अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है तो हमारा एक 5वां कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन वो हमारा ETC के अंदर नहीं होता है, वो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है, अभी उसको भी देखेंगे। लेकिन ETC के अंदर हमारे सिर्फ 4 ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करें अगर अपने NADH की, ठीक है, जो हमारा, क्योंकि हमारा NADH से भी हमें ATP लेना है और FADH से भी हमें ATP लेना है। तो अगर हम लोग बात करें अपने NADH की, तो NADH हमारा कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे हमारा NAD+ और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पे हमारा मेजर रोल प्ले करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारा NADH से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अब ये क्या करेगा, ये हमारा एंटर करेगा हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में। अब देखो कॉम्प्लेक्स 1 में हमें कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक हमारा FMN हो गया और FES। अब FMN हमारा होता है फ्लेवोप्रोटीन और FES होता है हमारे यहाँ पे आयरन सल्फर। देखो Fe हमारा आयरन का यहाँ पे जो है कंपाउंड केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे FN हमारा फ्लेवोप्रोटीन। तो ये देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 में एंटर करता है, और हमारे FMN और FES से होते हुए, ध्यान से सुनना, हमारा FMN और FES से होते हुए हमारा किस में जाता है, साइटोकोएंजाइम क्यू में, सॉरी इसमें। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये कोएंजाइम क्यू हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे पहले इसी के अंदर जाता है, समझ गए। अच्छा यहाँ पे देखो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, जैसे हमारा FMNH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन उतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली समझो कि FMN से FES में गया, FES से हमारा कोएंजाइम क्यू में चला गया, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखो अगर हम लोग बात करें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा FADH2 है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 हमारा FADH2 के लिए होता है, ठीक है। तो FADH2 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है FADH, FAD और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है ये हमारा एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में, और कॉम्प्लेक्स 2 से होता हुआ ये भी हमारे किस में एंटर करेगा, कोएंजाइम क्यू के अंदर। अब ये जो हमारा कोएंजाइम क्यू है, अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे यूबीक्विनोन कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं, बाकी सिंपली आप लोग कोएंजाइम क्यू के नाम से ध्यान रखते हो। देखो CO का मतलब होता है कोएंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमारे आए हैं, तो यहाँ पे देखो अब होगा क्या, यहाँ पे कोएंजाइम क्यू हमारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर ध्यान से देखना, ये हमारा सबसे पहले जाएगा हमारे, अब देखो इसके अंदर भी हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमारा साइटोक्रोम B और हमारा FES यानी कि आयरन सल्फर क्लस्टर,
और साइटोक्रोम C1। देखो SCYT का मतलब वो है, हमारे लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम। तो यहाँ पे साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 और आयरन सल्फर क्लस्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा आएगा साइटोक्रोम बी के पास, और साइटोक्रोम बी से होता है हमारा जाएगा FeS में, और FeS से होता है फिर हमारा साइटोक्रोम C1। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है बिल्कुल। देखो बिल्कुल ऐसे मत लेना, साइटोक्रोम C1 में मत ले आना, साइटोक्रोम बी में लाना पहले, फिर FeS में, फिर C1 में, और यहाँ से होता होता अब इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा साइटोक्रोम C में। ठीक है, साइटोक्रोम C में। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि ये हमारा एक टाइप का प्रोटीन है। अब जो हमारा साइटोक्रोम C है, अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा हमारे साइटोक्रोम A में। देखो अब यहाँ से हम लोग को ऊपर से हिलाना है, ठीक है, तो यहाँ पे यार अब ये साइटोक्रोम A में, और साइटोक्रोम A ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम A3 को, यानी इसके अंदर भी हमारे दो कंपोनेंट है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 से होता हुआ ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, जब ये हमारा बाहर आया तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है हमारे कुछ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा O2 प्रेजेंट है। अब ये O2 करेगा क्या, ये O2 हमारा इस दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो है, अब देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट हमारा मैट्रिक्स है। देखो थोड़ा सा इसको समझना, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे कहाँ पे बने हुए हैं, ये हमारे देखो यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इसी तरीके का हो रहा है, इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा जूम करके बनाया है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे कॉम्प्लेक्स के नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा मैट्रिक्स ही तो है। देखो कॉम्प्लेक्स के नीचे हमारा क्या है, मैट्रिक्स ही तो है। और ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे हमारे H+ की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी बहुत सारे H+ यहाँ पे भरे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स से होता हुआ हमारे ऑक्सीजन के पास आया, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और दो H+, ठीक है, दो H+ को कंबाइन किया, और किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा कन्वर्ट हो गया वाटर में, H2O में। और देखो यही इतना मेजर सा इवेंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ें और होती हैं। देखो जब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है। देखो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हमारे एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी करती क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स में क्योंकि H+ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से करती क्या है कि हमारे मैट्रिक्स से H+ को यहाँ पे हमारा पंप कर देती है हमारे कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन में। अब देखो इसके ऊपर का पार्ट हमारा क्या है, इंटर मेम्ब्रेन है ना, ये देखो ये बीच वाला रीजन हमारा क्या है, इंटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से क्या करती है, देखो H+ यहाँ पे भरे पड़े हैं, यहाँ से इसने H+ को लिया और यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन में पहुँचा दिया। तो कितने H+, देखो जो हमारा पहला वाला है ये हमारा जो है 4 H+ को लेके जाता है। ठीक है, कहाँ से, मैट्रिक्स से कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन में। और ये देखो ये जो हमारा दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है, देखो यहाँ पे है क्या कि इसके पास यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है, यानी इसके पास एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, तो ये हमारे किसी भी प्रोटॉन को ऊपर की तरफ पंप नहीं कर पाता है, यानी यहाँ पे हमारा प्रोटॉन पंप नहीं होता है दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के थ्रू। देखो H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, इतना तो पता है ना। और ये जो हमारा थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है, अब ये क्या करेगा, ये भी हमारा जो है कितने प्रोटॉन को ऊपर पंप कर देगा, हमारे 4 H+ को ऊपर पंप कर देगा। ठीक है, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, ये भी हमारा कुछ प्रोटॉन को ऊपर पंप करेगा, कितने, हमारे 2। देखो यहाँ पे पहले वाले ने 4 H+ को, और तीसरे वाले ने 4 H+ को, और लास्ट वाले ने 2 H+ को, और दूसरे वाले ने किस मतलब 0, यहाँ पे इसने कोई भी पंप वगैरह नहीं किया। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे जो है 10 H+ जो है हमारे मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन में पंप हो जाते हैं। अब देखो एक चीज़ आप लोग थोड़ा और समझना, अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल केस की बात करें, यानी कि जब हमारा ETC चालू हुआ था, तो हमारा क्या था, देखो हमारा जो मैट्रिक्स था, देखो ये रीजन हमारा मैट्रिक्स है, तो हमारे मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे H+ बहुत ज़्यादा थे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्योंकि ये प्लस है तो हमारे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा थे, कहाँ पे, हमारे मैट्रिक्स के अंदर, है ना। और यहाँ पे अगर देखो हम लोग फाइनल केस की बात करें, तो फाइनल केस में हुआ क्या, जो हमारा H+ है वो हमारा जो है, देखो बहुत सारे H+ तो हमारे यहाँ पे अब इंटर मेम्ब्रेन में पहुँच गए, यानी अब ये जो प्लस चार्ज है ये हमारा जो है मैट्रिक्स के पहुँच के हमारा कहाँ चला गया, इंटर मेम्ब्रेन में। यानी कि फाइनल स्टेप में क्या हुआ ETC के, कि हमारा प्लस चार्ज ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया, और जब प्लस चार्ज यहाँ पे ऊपर ज़्यादा हो गया तो नीचे हमारा ऑब्वियसली हमारा माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो हमारा हुआ क्या, एक टाइप के यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का जनरेट हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो एक प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस नीचे और प्लस ऊपर, यहाँ पे एक ग्रेडियंट का जनरेशन हो गया। तो देखो ये हमारे इतने मेजर इवेंट्स थे हमारे कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। आई होप कि आप लोग इतना थोड़ा बहुत समझ गए होगे, और देखो अभी भी नहीं समझो तो अब फाइनली आप लोग समझ जाओगे। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को।
देखो अभी तक अगर हम लोग बात करें अपने ईटीसी के बारे में, तो देखो ईटीसी में मेनली हुआ क्या, हमारा यहाँ पे फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला था उसको तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने कंज्यूम कर लिया और यहाँ पे हमारा किस में H2O में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी कहाँ मिली, एनर्जी तो हमें मिली नहीं। देखो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ईटीसी को, क्योंकि हमें तो यहाँ पे अपने NADH और FADH2 को कन्वर्ट करना है किस में, हमारे ATP में। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कोई भी ATP का फॉर्मेशन वगैरह नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ और थोड़ी सी मिस हो गई, आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे देखो एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान दो, जो हमारा NADH और जब हमारा NAD+ कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारा देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करो, दोनों यहाँ पे कोएंजाइम क्यू में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर फाइनली बात करें तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे भी तो 4 होने चाहिए थे, लेकिन है तो 2 ही। तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो हमारा पहला वाला कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों यहाँ पे साथ साथ नहीं चलते हैं। देखो थोड़ा समझना, यानी कि अगर जब हमारा NADH से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा FADH से नहीं हो रहा है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यानी जब हमारा FADH होता है तो हमारा पहला वाला हट जाता है, और जब पहला वाला होता है तो दूसरा वाला हट जाता है। यानी कि ये दोनों यहाँ पे अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक बार में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। हम लोग दिखाते तो हैं कि यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जनरली एक फिगर में दिखाना है, लेकिन देखो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक बार में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ही जाता है, अगर इससे जा रहा है तो इससे नहीं जा रहा है, इससे जा रहा है तो इससे नहीं जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग फाइनली फॉर्मेशन करवाते हैं अपने ATP का। तो देखो अभी तक हुआ क्या, अभी तक हम लोगों ने ETC में देखा कि हमारे जो चारों कॉम्प्लेक्स थे वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले से हमारा किस में गया, कोएंजाइम क्यू में, दूसरे से कोएंजाइम क्यू में, फिर कोएंजाइम क्यू से हमारा थर्ड में, थर्ड वाले से हमारा साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से हमारा फोर्थ में, फोर्थ वाले से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऑक्सीजन ने कंज्यूम कर लिया और हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे किसी भी काम की नहीं थी। मेन हमारा काम का ये था कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो हुआ क्या, हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का जनरेशन हो गया। यानी यहाँ पे हमारा माइनस और यहाँ पे हमारा प्लस। अब देखो ये जो हमारा ग्रेडियंट का जनरेशन हुआ है, इससे होगा क्या, इससे हमारी एक टाइप की एनर्जी रिलीज होगी, समझ रहे हो। यानी ये जो ग्रेडियंट है इससे हमारी एक एनर्जी रिलीज होगी। देखो इसको बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी टाइप का समझ सकते हो। देखो जब माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी कह सकते हो कि एक एनर्जी जनरेट होगी, और ये जो हमारी एनर्जी जनरेट हुई है। अच्छा अब यहाँ पे हुआ क्या था, हमारे देखो हमारा H+ यहाँ पे लगभग हमारे टोटल 10 H+ हमारे कहाँ, हमारे इंटर मेम्ब्रेन में पहुँच गए थे। अब ये जो H+ हमारे इंटर मेम्ब्रेन में पहुंचे हैं, इनको दोबारा यहाँ पे मैट्रिक्स में जाना है, यानी ये दोबारा मैट्रिक्स में आना चाहते हैं। अब देखो दोबारा मैट्रिक्स में आने के लिए या तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये हमारे इस मेम्ब्रेन के थ्रू चले आए, लेकिन यहाँ पे अब एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है। देखो ऐसा हो सकता है ना कि 10 H+ हमारे डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करके और दोबारा हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर चले आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, ये इस H+ के लिए परमिएबल नहीं होती है। यानी इस H+ को ये अपने अंदर आने ही नहीं देती, यानी H+ को अलाउ नहीं करती है। देखो H+ हमारे इस प्रोटीन के थ्रू बाहर गए थे, ना कि मेम्ब्रेन के थ्रू। ये मेम्ब्रेन H+ को अलाउ करती ही नहीं है। तो अब ये H+ वापस कैसे जाएँ। अब देखो वापस मैट्रिक्स में जाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो कि होता है हमारे यहाँ पे ATP सिंथेस। अब ये ATP सिंथेस क्या है, तो देखो ये होता है हमारा ATP सिंथेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेस। और ये जो ATP सिंथेस है ये हमारा और कुछ नहीं बल्कि ये हमारा एक टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ये हमारा मेनली हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देखने को मिलता है। यानी अब यहाँ से हमारी शुरू होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ये करेगा क्या, यहाँ पे देखो ये जो हमारे H+ हैं ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में एंटर करेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, वैसे उतना डिटेल में हम लोग जाएंगे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझना। ये जो कॉम्प्लेक्स 5 इसका स्ट्रक्चर देखो काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, तभी कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। और इसके अंदर देखो हमारे यहाँ पे 2 सब यूनिट होती हैं। एक सब यूनिट होती है हमारी FO या फिर इसी को F0 बोल सकते हो, और एक सब यूनिट होती है हमारी F1। देखो ये हो गई F1 और ये हो गई F0। अब इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे जैसे हमारे कुछ C सब यूनिट्स होते हैं। अब ये लगभग यहाँ पे लगभग 10 होती हैं या फिर 15 होती है, रेंज करती रहती है। ठीक है, 8 से 17 के बीच में। देखो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, CV बस थोड़ा समझ लो। ठीक है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे सब यूनिट होती हैं C की। ठीक है, इस सब यूनिट की भी सब यूनिट। अब होता क्या है, देखो ये जब H+ यहाँ पे इसके अंदर एंटर करते हैं तो होता क्या है पता है, ये यहाँ पे रोल करना चालू कर देते हैं, यहाँ पे घूमना चालू कर देते हैं। और इनको यहाँ पे उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमारे इस ग्रेडियंट से मिलती है। जैसे इसको समझ लो बिल्कुल थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप का हो रहा है कि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल गया और ये यहाँ पे चलना चालू हो गया। अब देखो ये जब यहाँ पे घूमता है ना,
तो ध्यान से सुनना, ये तो यहाँ पे घूमता है और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो एक हमारी गामा, हमारे यहाँ पे एक सब यूनिट होती है, तो यहाँ पे गामा सब यूनिट पे यहाँ पे घूमना चालू होती है। देखो ये हो गया गामा, ये तो यहाँ पे जो हमारा देखो ये हमारे सी सब यूनिट और गामा सब यूनिट घूमती हैं। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान से देखना, जो हमारा F1 सब यूनिट है इसके अंदर कुछ हमारे अल्फा बीटा भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे अल्फा बीटा यूनिट्स हैं ये हमारी रोटेट नहीं करती हैं। देखो मुझे पता है हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा हो रहा है, बाकी आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। देखो ये हो रहा है, ये हमारा रोल हो रहा है, ये रोल हो रहा है, तो हमारा गामा रोल हो रहा है। लेकिन गामा तो रोल हो रहा है, लेकिन ये जो आप लोग को साइड में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे रोल नहीं होते हैं, ये हमारे बिल्कुल स्टेटिक रहते हैं, स्टेटिक पोजीशन में, ठीक है। ये हमारे रोल नहीं होते हैं। और जब ये रोल होते हैं तो होता क्या है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है ADP, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब ये जो हमारा ADP होता है, जब ये हमारे H+ इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये इस H+ से जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है और हमारे एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होकर कन्वर्ट हो जाता है ATP में। और इस तरीके से फाइनली क्या होता है, हमारे ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ATP सिंथेसिस, यानी कि ये ATP की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या होता है, ADP में हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और ATP यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनली हमारे ATP का फॉर्मेशन होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं। देखो फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं तो समझ गए होगे, क्योंकि हमारा फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है। और फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन यही थी कि देखो फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन हमारी क्या थी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है, तो इसको फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखो पूरे स्टेप में क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से लॉस होकर यहाँ जा रहा है, यहाँ से लॉस होकर यहाँ जा रहा है, यानी ये पूरी स्टेप हमारी ऑक्सीडेशन के मतलब थ्रू हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी डेफिनेटली हो ही रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे होता क्या है, हमारे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब जल्दी से हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखना है। अब जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, देखो ये टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा केमिस्ट्री में देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। अब अगर इसी फिनोमेना को हम लोग जो है अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्लाई कर दे तो हम लोग उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब देखो अगर हम लोग सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन बोलें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखो यही तो हो रहा था, हमारा क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी बहुत सारी, है ना, NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही तो है, और इसके थ्रू हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। और फाइनली क्या हो रहा है, हमारा ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यही सारी चीज़ें तो हम लोग देखें। अब देखो जो हमारा ATC है और जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये हमारे क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के मेजर इवेंट्स हैं। अब अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो हमारी ग्लाइकोलिसिस थी, सिट्रिक एसिड साइकिल थी, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी एक टाइप की एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारा फाइनली ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो हमारे ATP फॉर्मेशन का फाइनल स्टेप तो हमारा यही होता है, यानी यहीं पे हमारी फाइनली ATP फॉर्म होती है, ठीक है, NADH और FADH2 से। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम लोग यहाँ पे इस नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद बात करें तो ये हमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसके एक फाइनल डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो रिडॉक्स पोटेंशियल कंपाउंड्स टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल कंपाउंड्स दैट अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब देखो यहाँ पे दो नई चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी, लो रिडॉक्स पोटेंशियल कंपाउंड, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल कंपाउंड। देखो अब इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। बाकी सिंपली समझ लो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही तो हम लोगों ने देखा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कॉम्प्लेक्सेज की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, तो हमारे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये कहाँ होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स, हमारे इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट, और इंटर मेम्ब्रेन हमारे इनर और आउटर के बीच वाला, और यहाँ पे इनर आउटर सब चीज़ें आप लोग समझ ही चुके हो। और ये फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फाइनली हमारे ट्रांसफ़र होते होते हमारा जो हमारा ऑक्सीजन है इसको यहाँ पे कंज्यूम कर ले रहा है और H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे हमारे टोटल कितने 4H+ और 2H+, टोटल हमारे 10H+ रिलीज हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपने कॉम्प्लेक्स को देखें, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, देखो यहाँ पे इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखना। जो हमारे कॉम्प्लेक्सेज है ना, इनका यहाँ पे कुछ नाम भी होता है। जैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका नाम होता है हमारे यहाँ पे NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज, या फिर इसी का दूसरा नाम भी होता है हमारे यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस।
तो दोनों में से जो आप लोग को अच्छा लगे याद कर लेना, या फिर दोनों याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है। इट कंटेन्स FMN यानी फ्लेवोप्रोटीन विथ FES आयरन सल्फर क्लस्टर। देखो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है इसके अंदर हमारा क्या था, इसके अंदर हमारा देखो यही तो था, हमारा FMN था और FES था। और यहाँ पे ये क्या करता है कि इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू कोएंजाइम Q। देखो ये हमारा NADH से हमारे कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है विथ विया FMN एंड FES, यानी कि FMN और FES से होते हुए। Now 4 protons are pumped from matrix to intermembrane space using energy released by transfer of electrons। यानी कि इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके थ्रू क्या होता है, हमारा 4 प्रोटॉन यहाँ पे पंप कर दिया जाता है। H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बात करें तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सक्सीनेट कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरिडक्टेज या फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, FAD होता है और FES क्लस्टर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा FES हो गया, FAD हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारा FADH2 का फॉर्मेशन है वो हमारा यहाँ पे सक्सीनेट के थ्रू होता है, किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर हमारा ये होता है, और इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FADH2 टू कोएंजाइम Q। यानी यहाँ पे देखो FADH2 से कहाँ, कोएंजाइम Q पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यूजिंग FES क्लस्टर्स। नो प्रोटॉन इज पम्प्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एज इट डजंट प्रोड्यूस सफिशिएंट एनर्जी। एनर्जी ही नहीं उतनी प्रोड्यूस कर पाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज कोएंजाइम QH2 साइटोक्रोम या फिर C रिडक्टेज। काफ़ी बड़ा सा नाम होता है, या फिर सिंपली आप लोग याद कर सकते हो साइटोक्रोम रिडक्टेज या फिर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसके ये तीनों नाम होते हैं, जो आपको अच्छा लगे याद कर लेना। इट कंटेन्स साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड FES क्लस्टर्स। इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोएंजाइम Q एंड ट्रांसफर टू साइटोक्रोम C यूजिंग साइटोक्रोम B, C1 एंड FS। देखो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारे कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन लेता है और ट्रांसफर किसको करता है, साइटोक्रोम C को। और किसके थ्रू, सबसे पहले साइटोक्रोम B में जाता है, फिर FES में, फिर साइटोक्रोम C1 में, है ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है। और 4 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और 4 प्रोटॉन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में पंप होते हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या फिर सिंपली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। नाउ इट कंटेन्स साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। अब इसके अंदर हमारा साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम A3 होता है। देखो यहाँ पे ये C थोड़ा सा काट देना, या तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम C एंड ट्रांसफर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म H2O। देखो ये हमारा क्या करता है, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेता है और किसको ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन को, है ना। और उसके बाद बात करें तो देखो, अच्छा 2 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यानी कि कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ H2O की बात करें तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ऑक्सीजन टेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू H2O। देखो यहाँ पे कैसे होता है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके, और देखो 2 H+ कहाँ से लेता है, क्योंकि H+ तो हमारे मैट्रिक्स में भरे पड़े हैं, तो H+ यहीं से ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है H2O में। अब यहाँ पे देखो एक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अंदर हमें बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिले, जैसे हमारा NADH, FMN, FES, कोएंजाइम Q, FES, फिर हमारा साइटोक्रोम C, FES, मतलब ये बहुत सारे देखने को मिले ना। तो यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल की अगर बात करें, यानी इन सबका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है। देखो अभी क्यों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका रिडॉक्स पोटेंशियल, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हमारे हमेशा जो है लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करें तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, हमारा NADH से, है ना। यहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकला है। और फाइनली हमारा पहुँचा कहाँ है, फाइनली हमारा पहुँचा है ऑक्सीजन पे। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा NADH है इसका रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम होगा, और जो हमारा ऑक्सीजन इसका सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखो ये बढ़ते क्रम, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, यानी FMN का उससे ज़्यादा, FES का उससे ज़्यादा, फिर कोएंजाइम Q का उससे ज़्यादा, तभी हमारा आगे जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। और देखो ये बिल्कुल इसी सीरीज में अरेंज भी है, जैसे कि NADH के अंदर हमारा देखो यहाँ पे हमारा NADH का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो हमारा कितना होता है, -0.32, यानी सबसे कम इसका होता है। फिर देखो बढ़ता ही जा रहा है, NADH से जब देखो हमारा FMN में जा रहा है तो FMN का बढ़ गया, फिर FMN से कोएंजाइम Q, तो देखो कोएंजाइम Q का और बढ़ गया, है ना, 0.04। फिर देखो ये बढ़ता ही जा रहा है। और देखो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी सीरीज में, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बिल्कुल इसी सीरीज में होता है। सबसे पहले NADH, फिर FMN, फिर कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम B, फिर C1, फिर C, फिर A, फिर A3, फिर O2। तो यहाँ पे देखो सबका यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। सबसे पहले इसका सबसे कम, ज़्यादा 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 ज़्यादा, और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग नोट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम लो रिडॉक्स पोटेंशियल कंपोनेंट टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल हमेशा, ओके।
एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ द फाइनल स्टेप इन विच फाइनली एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम NADH एंड FADH टू, यानी फाइनल स्टेप होता है हमारा। और उसके बाद इट इज़ द प्रोसेस इन विच ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP यूजिंग द एनर्जी रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी रिलीज होती है तो उससे क्या होता है, ADP हमारा ATP में फॉस्फोराइलेट। देखो, फॉस्फोराइलेशन का सिंपल मतलब है फॉस्फेट ग्रुप का अटैच हो जाना, बस। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वी कैन से इट इज कपल्ड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी यहाँ पे देखो, जो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि या तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल साथ में होते हैं, यानी ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तभी हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो, कंबाइंड मतलब एक साथ नहीं होते हैं, मतलब कंबाइंड हम लोग बोलते हैं कि दोनों मिलके ATP का फॉर्मेशन करवाते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर 5th नेम्ड ATP सिंथेसिस इज द मेजर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हमें पता ही है। द प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो, यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था, जिसको हम लोगों ने देखा था, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखो, यहाँ पे थोड़ा समझना, देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस गिवन टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बट अमंग ऑल ऑफ देम द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज वाइडली एक्सेप्टेड गिवन बिलो। देखो, सबसे पहले समझो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग थोड़ा समझना, देखो यार, थोड़ा फील लेके समझो कि यार देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं। देखो, आप लोग जानते हो कि सेल ऑलरेडी एक बहुत मतलब कितनी छोटी सी चीज़ होती है सेल, है ना। और सेल के अंदर भी हम लोग एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चीज़ों को देख रहे हैं, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा एटॉमिक लेवल पे जाके, यानी बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट नहीं बता सकते कि ये बिल्कुल यही चीज़ होती है। यानी यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ये जितना भी पंपिंग वगैरह का मैकेनिज्म है ATP सिंथेस का, ये हमारा एक अनुमान लगाया हुआ है, यानी कि ये टाइप की हाइपोथेसिस है। अब एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कोई हम लोग 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते। और ये वाली जो हाइपोथेसिस है, हालांकि इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना गया है। अब देखो, मतलब ऐसी बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई, यानी कि बहुत सारी हाइपोथेसिस हमारे इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई, लेकिन जो हमारा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जिसको हम लोगों ने देखा, ये हमारी वाइडली एक्सेप्टेड थी। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा था, देखो हो क्या रहा था, तो हम लोग देख ही चुके हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं। दिस हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय पीटर मिकेल इन 1953, यानी कि पीटर मिकेल के द्वारा प्रपोज की गई थी। और उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ETC, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ETC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, द प्रोटॉन्स आर ऑल्सो पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दैट जनरेट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी प्रोटॉन जब पंप हो रहे थे तो फाइनली हमारा एक ग्रेडियंट जनरेट हो गया प्लस माइनस का। नाउ कॉम्प्लेक्स 5th यूजेस दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट एज एनर्जी सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, और इसको यहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह कॉम्प्लेक्स 5 यूज करता है। A total of 10 protons pumped into the intermembrane space that returns back into the matrix via ATP synthesis, because the membrane becomes impermeable for H+ and this leads to the phosphorylation of ADP into ATP। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा 10 प्रोटॉन हमारे इंटरमेम्ब्रेन में पंप होता है, किसमें, ATC में। और ये जो 10 प्रोटॉन पंप होते हैं, ये दोबारा यहाँ पे मैट्रिक्स में रिटर्न होते हैं। अब दोबारा रिटर्न होने के लिए यहाँ पे मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो इम्परमेबल होती है, तो रिटर्न होते हैं ATP सिंथेस के थ्रू, है ना। और जब ATP सिंथेस के थ्रू रिटर्न होते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कह सकते हो कि एक टाइप की एनर्जी जनरेट होती है, जिसको यहाँ पे हमारा जो ATP सिंथेस है वो करता क्या है, हमारे ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए मतलब यूज करता है। देखो, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये एक हाइपोथेसिस है, ऐसा एक्चुअल में हो रहा है वो हम लोग बिल्कुल श्योर होके नहीं बोल सकते, तो हाइपोथेसिस है ये सारी चीज़ें। बाकी देखो, एक छोटी सी चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, बस 2 मिनट और, 2 मिनट आपका और। देखो, यहाँ पे जो हमारा NADH है, ठीक है, NADH या फिर H+ बोल सकते हो ऐसे, है ना। तो यहाँ से हमारी कितनी ATP हमें देखने को मिलती है, या तो हमारी 3 ATP या तो हमारी 2.5 मतलब 2.5 ATP। अब देखो, ये हमारा ओल्ड कह सकते हो, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ये हमारा थोड़ा सा न्यू जनरेशन के हिसाब से, यानी न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे NADH वाले की बात करें, तो देखो यहाँ पे अगर NADH वाले की बात करें तो टोटल हमारे कितने प्रोटॉन पंप हो रहे थे, देखो टोटल 4 + 4 + 2 10 प्रोटॉन पंप हो रहे थे। तो एक NADH से हमारा कितना, हम लोग इस वाले को देखते हैं, ठीक है, न्यू वाले को। तो एक NADH यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 2.5 ATP। तो ये कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो हमारा 4 H+ है उससे हमारी 1 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारे टोटल कितने H+ रहते हैं, 10 H+ रहते हैं।
तो अगर 4 से हमारा 1 हो रहा है तो 8 से 2 और 10 से कितना, 10 से हमारा 2.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2.5। और अगर हम लोग FADH2 की बात करें तो देखो जब हमारा FADH2 की हम लोग बात करेंगे तो पहला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हो। अब हम लोग देखेंगे सिर्फ यहाँ पे। तो अगर हम लोग FADH2 से देखें तो हमारा देखो कितने ATP फॉर्म हो रहा है, मतलब कितने H+ यहाँ पे पंप हो रहे हैं। तो 4 H+ यहाँ और 2 H+ यहाँ, यानी सिर्फ 6 H+। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने FADH2 की तो हमारे H+ कितने पंप हुए, 6 H+। और 6 H+ की अगर हम लोग बात करें तो 4 H+ से 1 ATP, तो 6 H+ से कितना 1.5 ATP। तो यहाँ पे देखो जो हमारा FADH2 है तो न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से उससे हमारी 1.5 ATP देखने को मिलती है, और ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 2 ATP। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो आप लोग 2 ATP कंज्यूम करके एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो तो ये चीज़ आप लोग लिख देना अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, और अगर 1.5 करके कर रहे हो तो भी लिख देना अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं। मतलब ऐसा कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारी बुक में लिखी हुई हैं। हालांकि आजकल जो है इसी को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे, तो आई होप कि आप लोग आज का टॉपिक समझ गए होगे। और समझ गए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि समझे या नहीं समझे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम, अभी तक का सबसे टाइम कंज्यूमिंग वीडियो था, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करनी पड़ी। और बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।